नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आज एक सवाल का जवाब लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। महाराष्ट्र के पालघर और ठाणे ज़िले से जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स की, जो ट्राइबल किचन के एपिसोड्स किए, उस पर यह सवाल बार बार आया है। हालांकि इस सवाल का हमारी ग्राउंड रिपोर्ट या ट्राइबल किचन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने यह सवाल पूछा है तो मुझे लगा कि मैं इस सवाल का जवाब लेकर आपके सामने आऊं। किस हद तक आप मेरे जवाब से संतुष्ट होंगे ये तो आप ही तय करेंगे, लेकिन कोशिश करूंगा। दरअसल ये सवाल एक हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। अप्रैल महीने में साल 2020 में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की हत्या पालघर की डहाणू तहसील के गांव में कर दी गई थी। इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था क्योंकि इसका वीडियो वायरल हुआ था और इसी हत्याकांड से जुड़ा हुआ सवाल हमसे बार बार पूछा गया है। इस सवाल पर मुझे क्या कहना है, उस बात पर आने से पहले मैं ये चाहूँगा कि ये कुछ सेकंड की एक क्लिप जो हमने तानसा के यानी कि ठाणे ज़िले के घने जंगल के भीतर रिकॉर्ड की थी, उस पर एक नज़र डालें। इस वीडियो क्लिप को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो कुछ सेकंड की वीडियो क्लिप है, इसके आसपास एक लंबी सी कहानी है और एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम ना चाहते हुए फंस गए थे और ये सिचुएशन लगभग शायद वैसी ही थी जिसमें ये साधु फंसे थे और हमारे साथ भी शायद वही हो सकता था जो इन साधुओं के साथ हुआ था। इस कहानी पर आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप में से जिन भी लोगों ने यह सवाल पूछा है, इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ सवाल पूछा है, सिलसिलेवार आपको अपना अनुभव पालघर और ठाणे ज़िले का बताना चाहेंगे और इस क्लिप की क्या कहानी है वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। मार्च महीने के आखिरी सप्ताह में हम महाराष्ट्र के पालघर और ठाणे ज़िले के आदिवासी इलाकों में पहुंचे। हमने अपने सफ़र की शुरुआत डहाणू तहसील से की थी। इसके बाद हम विक्रमगढ़ होते हुए जवाहर और फिर ठाणे ज़िले के गांवों में पहुंचे। हम लोग करीब 10 दिन इस इलाके में रहे और यहाँ के अलग अलग मसलों पर कई ग्राउंड रिपोर्ट भी की थी। जिन मसलों को हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की थी उसमें ज़मीन अधिग्रहण, आदिवासी विस्थापन, पानी की कमी, वारली पेंटिंग और कलाकार, लुप्त होते तारपा संगीत और रोज़ी रोज़गार से जुड़े हुए कुछ और मसले भी थे। इन दोनों ही ज़िलों में हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स के अलावा ट्राइबल किचन के भी कई एपिसोड किए थे। हमेशा की तरह आदिवासी भारत की इन कहानियों को खूब पसंद किया गया, लेकिन महाराष्ट्र से हमारी रिपोर्टिंग पर एक सवाल हमसे लगातार पूछा गया और इस सवाल पर हमें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश भी की गई। यह सवाल था कि क्या यह वही पालघर है जहां साधुओं की हत्या की गई थी। दूसरा सवाल था, आपने पालघर में साधुओं की हत्या पर रिपोर्ट क्यों नहीं बनाई। ये दोनों ही सवाल बेमतलब नहीं हैं, क्योंकि यह हत्या की एक ऐसी घटना थी जिसके वीडियो वायरल हुए थे। इस घटना ने देश भर को हिलाकर रख दिया था। किसी स्थान पर जब कोई ऐसा कांड होता है तो वह कांड उस स्थान के नाम के साथ सदा सदा के लिए चिपक जाता है। पालघर के साथ भी शायद वही हुआ है। पालघर एक बेहद खूबसूरत आदिवासी इलाका है। यहाँ की डहाणू तहसील का इतिहास तो काफ़ी रोचक है। यह एक छोटा सा शहर है। यहाँ पास ही बंदरगाह है। इस बंदरगाह के रास्ते पारसी समुदाय के लोग यहाँ पहुँचे थे। पालघर और ठाणे में आदिवासियों के ज़बरदस्त संघर्ष की कहानी भी मिलती है। आपको पता चलता है कि कैसे यहाँ के आदिवासियों ने संगठित होकर सेठों से अपनी ज़मीन को छुड़ाया है। लेकिन अफसोस, पालघर के साथ अब साधुओं का हत्याकांड ऐसा चिपक गया है कि बाकी कहानियां दब जाती हैं। मसलन यहाँ की वारली पेंटिंग।
जो दुनिया भर में आज भारत की आदिवासी संस्कृति का प्रतीक बन चुकी है। यह कला इसी इलाके की है और यहीं से दुनिया भर में फैली है। लेकिन क्या कीजिए, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे दिलो दिमाग पर छा जाती हैं। खास तौर पर अगर हमने किसी बड़ी घटना की तस्वीर देखी है तो वह जीवन भर के लिए हमारी स्मृति में जगह बना लेती है। पालघर में साधुओं की हत्या पर सवाल करना, जैसे मैंने कहा कि उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आप यह सवाल मुझसे करते हैं या मेरी टीम से इस सवाल का जवाब चाहते हैं तो मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि आपका सवाल बेशक सही हो, पर आप पूछ गलत आदमी से रहे हैं। क्योंकि मैं क्राइम रिपोर्टर नहीं हूँ, इसलिए मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं इस घटना की छानबीन करता। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा कि क्राइम रिपोर्टिंग का मेरा कोई अनुभव नहीं है और इसलिए अप्रैल 2020 में ये जो साधुओं का हत्याकांड हुआ था उसके कारणों को, उसका जो इन्वेस्टिगेशन है उसको समझना या समझाना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन वो जो क्लिप मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी कुछ सेकंड्स की, वो क्लिप हमने कहाँ रिकॉर्ड की, किन हालात में रिकॉर्ड की और क्यों आपको मैं वो कहानी सुनाना चाहता हूँ, क्यों मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, उसका कारण ये है कि इस क्लिप से जुड़ी हुई कहानी देखकर आपको शायद ये समझ में आए कि आखिरकार ये हत्याकांड क्यों हो गया, क्यों साधुओं की बात वहाँ आदिवासियों ने नहीं सुनी, क्यों उनको पीट पीट कर मार दिया गया। महाराष्ट्र दौरे का यह आखिरी दिन था। हम ठाणे जिले की शाहपुर तहसील के एक गांव में ठहरे हुए थे। सुबह सुबह तैयार होकर हम तानसा नेशनल पार्क की तरफ निकल पड़े थे। हमारे साथ भास्कर मौजूद थे। भास्कर इसी गांव के रहने वाले हैं और हमें यहाँ के आदिवासी समुदायों से मिलने में, बातचीत करने में मदद कर रहे थे। हम लोग तानसा नेशनल पार्क में बसे कुछ आदिवासी गांवों के लोगों से मिलने जा रहे थे, जिन्होंने विस्थापन के बाद जंगल में ही अपने गांव बसाए थे। जंगल गर्मी से झुलस गया था। हम लोग एक जीप में सवार थे और अपनी कहानी के लिए जंगल का वीडियो बना रहे थे। उसी दौरान के शूट में यह कुछ सेकंड की क्लिप रिकॉर्ड हुई थी। उसके बाद हमने अपना कैमरा बंद कर दिया था। दरअसल घने जंगल के भीतर ये 3 बच्चे खेल रहे थे, लेकिन अचानक एक जीप आती है, उसमें 4-5 लोग होते हैं और एक लंबे लेंस का कैमरा है। यह देखकर ये बच्चे बुरी तरह से डर जाते हैं। वो चिल्लाते हैं और बेतहाशा भागते हैं। बाईं तरफ कुछ दूर पर जंगल में उनकी माँ पत्तों को हटाकर खेत तैयार कर रही है। वो बच्चों के पीछे भागती है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम करें क्या, लेकिन इस बीच भास्कर ने वारली भाषा में आवाज दी तो वह औरत रुक गई। भास्कर के बुलाने पर वो हमारे पास आ गई। भास्कर ने उन्हें हमारे बारे में बताया और फिर हमारी उस औरत से कुछ देर बात हुई। लेकिन जब हम वहाँ से गाड़ी में सवार होकर आगे बढ़े तो हमने देखा कि रास्ता बिल्कुल गांव के करीब से होकर गुजरता है और उन 3 बच्चों के साथ गांव के कई लोग गांव के बाहर खड़े थे। उनकी नज़र रास्ते पर ही गड़ी हुई थी, लेकिन भास्कर ने दूर से ही उन्हें आवाज़ देकर बताया कि हम दुश्मन नहीं हैं। उन्होंने हाथ हिलाया और हमने उनका गांव क्रॉस कर लिया। मैंने भास्कर से पूछा अगर वो हमारे साथ ना होते तो क्या होता। उनका जवाब था कुछ भी हो सकता था। तो दोस्तों, भास्कर का एक बार फिर शुक्रिया हम करना चाहेंगे, जिनकी वजह से हम एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन से निकल पाए, क्योंकि वो वहाँ की स्थानीय भाषा जानते थे। वो वहाँ के लोगों को कन्विंस कर पाए और उन्होंने हम पर भरोसा किया। लेकिन आदिवासी भारत में जब हम कई साल घूम रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि अब धीरे धीरे आदिवासी भारत में हमारी टीम के ऊपर लोग भरोसा करते हैं, हमारे साथ अपनी बात शेयर करते हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी भी
आदिवासी भारत में जब हम जाते हैं और अपना कैमरा और ट्राइपॉड निकालते हैं तो आदिवासी डर जाते हैं, उनमें एक अविश्वास का भाव आ जाता है। और ख़ास तौर पर उन आदिवासी समुदायों में या उन आदिवासी गांवों में जो शहरों से बहुत दूर हैं, जो जंगल के भीतर हैं, जिनमें अभी भी आदिम जनजातियां यानी पीवीटीजी के लोग रहते हैं, जहां अभी भी समाचार माध्यमों का, सूचना और प्रचार के माध्यमों का वैसी पहुंच नहीं है जैसी उन आदिवासी इलाकों में हैं जो शहर के करीब आ गए हैं या जिनको कहा जाता है कि मुख्य धारा के टच में हैं। वहाँ जैसे ही आप कैमरा और ट्राइपॉड निकालते हैं, वो डर इसलिए जाते हैं कि उनको लगता है कि हम किसी सरकारी विभाग से हैं, या तो वन विभाग से हैं या पीडब्ल्यूडी से हैं या फिर ऐसे किसी विभाग से हैं जो उनकी ज़मीन की पैमाइश करने वहाँ पहुँचे हैं। और जैसे ही आप कैमरा निकाल के लगाते हैं, उनको लगता है कि वो आपकी ज़मीन की तस्वीरें ले रहे हैं, उसकी पैमाइश कर रहे हैं और जल्दी ही आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाएगा। हम और आप बहुत अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि आदिवासी लगातार विस्थापन का दर्द झेलता रहा है, विस्थापन का शिकार होता रहा है और ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आती है कि विस्थापन का ये खतरा उसके ऊपर से हटेगा, बल्कि ये खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि देश की जो विकास की ज़रूरत है, जो ऊर्जा की ज़रूरत है, उसके लिए आदिवासी को विस्थापित करना ही पड़ेगा, जो भी सरकार या जो भी व्यवस्था ये काम करना चाहती है, ये माना जाता है। पुनर्वास और ये बहुत सारे मसले हैं, लेकिन आदिवासी भारत में जो डर, अविश्वास, भरोसे की कमी, उसके कई कारण हैं जिनको हमें समझना होगा। और ऊपर से अगर अफवाहें हों, फेक न्यूज़ हो, गलत खबरें फैलाई जाती हों, तो उन खबरों का तोड़ आदिवासी भारत में मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर सूचना के साधन उतने नहीं हैं जितने आमतौर पर देश के दूसरे हिस्सों में मिलते हैं। तो दोस्तों, आप पूरी तरह से स्वतंत्र रहें हमेशा की तरह। आप मेरे जवाब से कितने संतुष्ट हुए हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये मेरी कोशिश थी। और आपको बता दें कि जल्दी ही हम लोग एक नए सफ़र पर निकल रहे हैं, लेकिन मुझे लगा उससे पहले आपसे एक बार बात हो जाए। तो जल्दी ही नए एपिसोड्स की सीरीज़ ग्राउंड रिपोर्ट्स और ट्राइबल किचन की आपके सामने होगी। तब तक के लिए आप अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को मैं भी भारत के वीडियोस शेयर करें, उन्हें बताएं हमारे बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया।